एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी नेट JRF पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 6 चल रही है, जो कि है भारत की विदेश नीति यानी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इसी कड़ी में आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले 2 वीडियोस और आ चुकी हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित। तो जिसने भी उन दोनों लेक्चर्स को मिस कर दिया, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले जाके उनको देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नेट JRF पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये सभी चैनल पर, हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका सब टॉपिक है उत्तर औपनिवेशिक रूप में भारत की पहचान। यानी जब भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था तो किस तरह से हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाता, अपनी एक अलग छवि बनाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर औपनिवेशिक रूप में भारत की पहचान, यानी आज़ादी के बाद में भारत की किस प्रकार से पहचान बनती है, एक अलग पहचान बनती है। तो जब हम अंग्रेजी शासन से, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए थे, तो उस समय जो भारत की सैनिक और आर्थिक शक्ति थी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही दुर्बल थी। और इस बात को भली भांति जानते थे कौन? हमारे देश के उस समय के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्हें पता था कि जो हमारी आर्थिक शक्ति है वो देश की स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सैनिक शक्ति भी बहुत ही ज़रूरी थी, परंतु उसे संतुलित आर्थिक आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता था। यानी सैनिक शक्ति को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते थे? अगर हमारे पास में संतुलित आर्थिक आधार हो, अच्छी अर्थव्यवस्था हो। उन्हें समान रूप से भारत के सामर्थ्य, उसके गौरव में अतीत, उसकी सभ्यताओं की आकांक्षाओं, देश की व्यापकता और उसके हितों की चिंता भी हुई। उस समय भारत के सामने मतलब जो चुनौतियां थी, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्हें सिर्फ यही चिंता थी कि किस तरह से हम अपने देश की जो व्यापकता है, अपने देश का शासन चलाए, अपने देश को कैसे संवार कर रखे, किस तरह से उसमें सामंजस्य बिठाए, ताकि हमारा देश एक बना रहे। नेहरू ने भारत की शक्ति को देश की समृद्धि व गहन सभ्यता की संपदा में देखा। जो हमारी शक्ति थी वो कैसी थी? देश की समृद्धि और गहन सभ्यता की संपदा थी। यानी इसे हम आज की भाषा में हम इसे नरम शक्ति यानी सॉफ्ट लॉ भी बोल देते, इसे सॉफ्ट लॉ भी बोल देते। और क्वेश्चन बना यहाँ से तो आप देख लीजिए, सॉफ्ट लॉ इसे ही कहते हैं, जो किसी देश की हम कह सकते हैं हिस्ट्री होती है, देश की समृद्धि और गहन सभ्यता होती है। यही हमारी क्या है, हम कह सकते हैं संपदा होती है। आज भारत महाशक्तियों के बीच नरम और कठोर दोनों प्रकार की शक्तियां रखता है। देखिए, आप सभी जानते हो कि जो हमारा देश है उसके विश्व में कुछ देशों से बहुत अच्छे रिलेशन है, जबकि कुछ कंट्री से बहुत ही खराब रिलेशन है। जैसे कि आपको पता होगा कि आए दिन पाकिस्तान से हमारे कुछ ना कुछ जो है मुठभेड़ होती रहती है, या फिर इधर चाइना की साइड बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद होते रहते हैं। तो इस तरह से भारत विश्व में नरम और कठोर दोनों प्रकार की शक्तियां रखता है। स्वतंत्रता के उपरांत से भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है, यानी जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद से ही जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रही है, किसी अन्य देश को उसमें हस्तक्षेप नहीं रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो संपूर्ण विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया था। ये सभी जानते हैं कि जो संपूर्ण विश्व है उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक देश थे, और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ और उसके समर्थक थे। उस समय भारत के सामने यही चुनौती थी कि या तो वो किसी गुट में शामिल हो जाए, या फिर विपरीत गुट को अपने खिलाफ कर ले, या फिर दोनों गुटों से अलग रहकर अपने सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान दे। तो इस तरह से भारत ने जो अपना, हम कह सकते हैं जो ऑप्शन चुना था वो था कि भारत ने डिसाइड किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हमें सिर्फ अपना सामाजिक आर्थिक विकास करना है। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को चुना। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण क्यों किया, यानी क्यों चुना उसको। तो इसका सीधा जो आंसर वो यही है कि हम किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि उस समय हम नए नए आज़ाद हुए थे, यानी भारत उस समय नया नया आज़ाद हुआ था, और उसका जो मेन मुद्दा था, मेन जो उसकी चिंता थी, मुख्य चिंता वो ये थी कि किस तरह से हम अपना सामाजिक आर्थिक विकास कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। लेकिन यह मानना पूरी तरह गलत होगा कि भारत की विदेश नीति तटस्थ थी। लेकिन मतलब यह मानना गलत होगा कि हम पूरी तरह से पूरे विश्व से कट गए, बिल्कुल अलग हो गए।
इसके विपरीत भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी तटस्थ नहीं रहा है। जितने भी कभी भी जो भी समस्याएं रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत उसमें कभी भी तटस्थ नहीं रहा, बिल्कुल भी अलग नहीं रहा है, बल्कि समय समय पर अपनी आवाज़ उठाता रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा है। और कहीं भी अगर उसे लग रहा है कि गलत हुआ है कहीं भी विश्व में किसी भी देश में, तो उसने हमेशा से उस चीज़ का विरोध किया है और संपूर्ण विश्व को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति वह हमेशा से अवगत कराता रहा है। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता रहा है कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अशांति उत्पन्न करना नहीं बल्कि शांति और सहयोग की भावना से कार्य करना है। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बन चुका था कि भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है विश्व में शांति और सहयोग की भावना से कार्य करना। भारत का कभी सैन्य संधि के पक्ष में नहीं रहा, भारत कभी भी किसी भी सैन्य संधि के पक्ष में नहीं रहा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अमेरिका का भी एक जो है सैनिक संगठन है, नाटो है, और भी जो ये सोवियत संघ का भी एक अलग संगठन है सैन्य संधि से संबंधित। तो भारत कभी भी सैन्य संधि के यानी सैनिकों को मतलब एकजुट करने के पक्ष में नहीं रहा, चाहे वो द्विपक्षीय हो या फिर बहुपक्षीय। द्विपक्षीय का यहाँ पे मतलब है दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में जो संधि होती है, और बहुपक्षीय का मतलब होता है जो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जो संधि होती है, यानी दो या दो से अधिक जो कंट्रीज के बीच में संधि होती है उसे हम बहुपक्षीय संधि कहते हैं। विवादों को सुलझाने में सैनिक शक्ति की भूमिका पर भारत ने हमेशा से विरोध किया। देखिए भारत का कहना है यहाँ पे कि हमें मतलब कोई भी विवाद है उसको आराम से बैठ के बातचीत से सुलझा लेना चाहिए, ना कि युद्धों के द्वारा। सैनिक शक्ति का तात्पर्य यहाँ है युद्धों के द्वारा। तो भारत ने सभी देशों से मित्रता बनाए रखने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत ने अमेरिकी गुट और सोवियत गुट के बीच जितने भी देश थे उनके मतलब दोनों गुटों में जो भी देश थे उनमें बिना किसी भेदभाव के उनसे मित्रता की, फ्रेंडशिप की। भारत में सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक था। देखिए ये सभी जानते हैं जो हमारे यहाँ पे सरकार है, गवर्नमेंट, वो कैसी है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। लेकिन विदेश नीति के मामले में भारत ना तो कभी पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों से अधिक जुड़ा और ना ही साम्यवादी देशों से अधिक दूर हुआ। यानी भारत ने हम कह सकते हैं कि एक तरह से संतुलित जो है अप्रोच रखी, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी। तो हमारी जो विदेश नीति थी वो कैसी थी, हमेशा से संतुलित रही। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी रहा। देखिए कहीं ना कहीं भारत को ये पता था, भारत ये दर्द झेल चुका था कि मतलब जो दूसरे हमारे ऊपर शासन करते उसका क्या दर्द होता, उसका कितना दुख होता। तो इसलिए भारत का जो मुख्य अप्रोच थी वो यही थी कि वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करे। धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में उपनिवेश के स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में नस्लवाद विरोधी नारा बुलंद किया। यानी जब धीरे धीरे बाकी के जो कंट्रीज थी एशिया की या अफ्रीका की या फिर लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो रहे थे, तो इसी कड़ी में भारत ने भी नस्लवाद के विरोध में अपना नारा बुलंद किया। भारत इस विचार का समर्थक रहा है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अस्त्रों की होड़, अस्त्रों का मतलब है यहाँ पे जो हथियार वगैरह होते हैं उनकी होड़ और सैन्य संधियों को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि जो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हथियार बनाने की होड़ चल रही है या फिर जितनी भी सैन्य संधि हो रही है इनको हमें रोकना होगा। विश्व में शांति का एकमात्र तरीका निशस्त्रीकरण है। क्या है, निशस्त्रीकरण है। देखिए भारत का यहाँ पे कहना है कि कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, कोई भी सैनिक समझौता नहीं होना चाहिए अगर हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है। और शांति का एकमात्र तरीका भारत के अनुसार क्या है, वो है निशस्त्रीकरण। तो आप ये यहाँ पे याद रखेंगे। अब आगे इसमें तो हमारे टॉपिक पहला वाला जो है कंप्लीट हुआ। सेकंड सब टॉपिक देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। देखिए आज़ादी के बाद में किस तरह से हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास किया, उन सभी के बारे में ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो भारत की नीति हमेशा से गुटनिरपेक्ष रही है। गुटनिरपेक्ष का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और मतलब दोनों गुटों से एक संतुलित अप्रोच रखना। स्वतंत्रता के बाद भारत का ध्यान केवल अपने विकास पर था, तथापि इसका भारत की विदेश नीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। यानी जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी इसका भारत की विदेश नीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। भारत में अपनी आर्थिक सहायता को सुनिश्चित करने के लिए तथा अपनी संप्रभुता और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन किया। क्यों किया था भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन?
क्यों किया था? अपनी आर्थिक सहायता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो दोनों गुट थे दोनों से हमें आर्थिक सहायता भी मिलती रहे और अपनी संप्रभुता को और शक्ति को बनाए रखने के लिए। अब आगे इसमें आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप ही बदल दिया। जो आर्थिक सुधार हुए थे 1990 के दौर में, तो उन सुधारों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका पूरी तरह से रूप ही बदल दिया। उससे पहले क्या था, हमारा जो झुकाव था वो पहले साम्यवाद की तरफ था, एक तरह से हम कहते हैं समाजवाद की तरफ था। लेकिन बाद में जो आर्थिक सुधार हुए, कहीं ना कहीं हमारा जो हम कह सकते हैं हमारा जो ध्यान है या फिर हमारा जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ हम झुकाव हो गया हमारा, और भारत को विश्व के सामने एक प्रभावशाली आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित किया। एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का सफलतापूर्वक विकास अब नीति संस्थाओं और शासकीय व्यवहारों में इन सुधारों की गहराई पर निर्भर करता है। यानी कितना हमने विकास किया, कितनी हम जो है विश्व में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए एक आर्थिक शक्ति के रूप में, तो ये सभी इन नीतियों के ऊपर ही निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे एक कोटेशन है, ये पूर्व प्रधानमंत्री जी थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति आर्थिक नीति का ही परिणाम थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की विदेश नीति आर्थिक नीति का परिणाम है, यह किसका कथन है, या फिर ऐसा कौन मानते हैं कि भारत की विदेश नीति आर्थिक नीति का ही परिणाम है? तो ये कथन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो आप ये अच्छे से याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखते हैं विकासात्मक विदेश नीति से संबंधित कारक। कौन कौन से कारक है जो हमारी विदेश नीति इतनी विकासात्मक बनी? सबसे पहली चीज़ है उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत। किसी देश की विदेश नीति के स्वरूप तथा उस देश की संभावनाएं समय के साथ बदलती रहती है, बिल्कुल ठीक है। किसी भी देश की जो आवश्यकता है या उसका स्वरूप है वो क्या है, एक टाइम के बाद में चेंज होता रहता है। उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो बदलती रहती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती रहती है। एशियाई देशों में भारत वर्तमान में एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। विश्व के सभी विकसित देशों ने भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। सभी जानते हैं कि आज जो है हम कह सकते हैं कि बिना इंडिया के हम पूरे विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं विश्व अधूरा रह जाएगा अगर उसमें इंडिया का नाम ना हो। राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली, सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली और विविध धर्मों वाला देश है। सभी जानते हैं हम बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से भी हम बहुत प्रभावशाली है, और जो सांस्कृतिक प्रभाव है इसे हम सॉफ्ट लॉ भी कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो देश है उसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और इसके साथ साथ भारत लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना के साथ जुड़ा हुआ देश है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रेस और सेना को मान्यता दी गई है। भारत की विधायी संस्था विश्व में सर्वोत्तम है। जो भारत की विधायी संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, वो हमारी विश्व में उसे सबसे अच्छा माना जाता है। और इसने अन्य देशों को भी भारत की विधायी प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी हमारी जो विधायी प्रक्रिया है उससे प्रेरित होकर विश्व के अन्य देशों ने हमारे जैसे सिस्टम को अपनाया है। इसी संदर्भ में सी राजाराम कहते हैं कि भारत में राजनीतिक पश्चिम एशिया का अग्रणी देश बनने और आने वाले दशकों में महान राजनीतिक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सामर्थ्य है। देखिए यहाँ पे सी राजाराम का कहना है, उनका कहना है कि भारत क्या है, विश्व में एक राजनीतिक पश्चिमी एशिया का अग्रणी सदस्य बनने और आने वाले समय में एक महान राजनीतिक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ऐसा मानना है सी राजा मोहन का। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोटेशन। देखिए एग्जाम टाइम पे ये याद नहीं हो पाती, तो बेहतर यही रहेगा कि आप अभी से डेली आप 2 भी कोटेशन लेके चलोगे तो आप अच्छे से एग्जाम टाइम पे बहुत सारी कोटेशन आप याद कर लोगे और एग्जाम आपका जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्तमान में भारत ने विश्व के समक्ष अपनी वैश्विक शक्ति के रूप में दर्ज किया है, यानी दिखा दिया है कि हाँ इंडिया में भी दम है, हम कमज़ोर नहीं हैं किसी भी लेवल पर। और अमेरिका ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करते हुए कहा है कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश है, यानी भारत भी एक अब शक्ति मान लिया है सभी देशों ने। इसके अलावा आर्थिक शक्ति के रूप में भारत, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए इसके सब पॉइंट हैं, तो आप उनको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे लिए मतलब
एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में छठे 5वें नंबर पर मतलब अब लगभग आने वाली है। तो विश्व बैंक द्वारा 2018 की रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 2017 के अंत तक भारत की फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था बन गया उसने किस अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया, तो वो है फ्रांस की अर्थव्यवस्था को। आगामी वर्षों में संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसमें क्या है, मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था जल्द ही बन जाएगा। सेकेंड है इसमें IMF में भारत के कोटे में वृद्धि, यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें जो भारत का कोटा था उसमें बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में भारत का कोटा धारकों में 8वां स्थान है। बहुत ही अच्छी, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि जो हमारे विश्व में इतने बड़े बड़े कंट्रीज, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऐसे देशों में हमारा 8वां स्थान है। IMF में भारत का कोटा 2.44% से बढ़कर 2.78% तथा मताधिकार 2.34 से बढ़कर 2.66% हो गया, जिससे पता चलता है कि भारत विश्व में बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। अब आ गए इसमें तकनीकी शक्ति के रूप में भारत। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसरो के प्रयासों से भारत अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। बहुत ही वाकई में ही एक गर्व वाली चीज़ है हम लोगों के लिए कि जो हमारा देश है वो सैटेलाइट, जो अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने वाली क्षमता है हमारे पास में, और ऐसा करने वाले हम दुनिया के चौथा, मतलब हमारी जो कंट्री वो दुनिया का 4th कंट्री है। इससे पूर्व यह क्षमता किस किस के पास थी? अमेरिका, रूस और चाइना के पास ही ऐसी क्षमता थी, जो कि अब हमारे पास भी है। इसके अतिरिक्त भारत में चंद्रयान 2 भी और मंगलयान अंतरिक्ष मिशन को पूरा किया है। देखिए चंद्रयान 2 थोड़ा सा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह गया था, चूक गए थे हम उस मिशन में, लेकिन भारत ने चंद्रयान 1 और मंगलयान अंतरिक्ष मिशन को पूरा किया है। भारत विश्व में चुनिंदा उन देशों में शामिल है जो कि स्पेस में सैटेलाइट मार गिराने वाली महाशक्तियाँ हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत में IT क्षेत्र में आई क्रांति ने भारतीयों के लिए सर्वाधिक रोजगार अवसर सृजित किया। यानी जब 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे सरकार के द्वारा, उसके बाद में जो बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल गए थे जब से IT सेक्टर हमारे देश में आया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में IT उद्योग लगभग 120 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। तो ये फैक्ट आप ये अच्छे से याद रखोगे। इस तरह IT क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। नेक्स्ट इसमें भारत में FDI का आगमन। तो आज के दौर में किसी भी देश के लिए FDI बहुत ही लाभकारी होती है। सभी पता है कि जितनी किसी देश के पास में FDI होगी, जितना किसी देश में FDI होगा, वो उस देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। FDI को स्वीकृति मिलने से देश में कई प्रकार के आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे कि FDI आने से बाजार में पूंजी की मात्रा बढ़ती है, यानी जो धन संपदा वो बढ़ती है, और उत्पादन में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जब विदेशी कंपनियां किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो केवल पूंजी का ही नहीं निवेश करती, बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारी आधुनिक तकनीक भी लाती हैं, जिससे जो मेजबान देश है, यानी जिस कंट्री में वो निवेश किया जा रहा है, उसको भी महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। सरकार ने वर्ष 2011 में विभिन्न क्षेत्रों में FDI को बढ़ाकर 100% कर दिया है। तो आप ये नोट करेंगे। अब आगे पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंध। तो भारत के ऊर्जा हितों के लिए पश्चिमी एशिया क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पश्चिमी एशिया से हमें बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, और जो है बाकी के एनर्जीज़ के लिए भी हम पश्चिमी एशिया के देशों के ऊपर निर्भर करते हैं। भारत द्वारा इस क्षेत्र में ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें कि भारत के उद्योगों को गति प्रदान हो सके। इस आधार पर भारत सरकार द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, उनके साथ में हम अपने मजबूत संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण दौरे किए गए। जैसा प्रतीत होता है भारत इस क्षेत्र के साथ संबंधों को प्रगाढ़ यानी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक्ट ईस्ट
एक्ट एशिया पॉलिसी की तर्ज पर लिंक वेस्ट पॉलिसी की बात कही है। तो ये देखिए दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एक्ट एशिया पॉलिसी और लिंक वेस्ट पॉलिसी। तो आप ये अच्छे से देख लेंगे, बाकी हम इन्हें जो डिटेल में आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इसके अलावा भारत में समय समय पर व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए इजराइल, फिलिस्तीन और संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों की यात्रा की तथा महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए आए दिन कभी ना कभी न्यूज़ में आता ही रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फलाने देश की यात्रा की और वहाँ पे इन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब आगे हैं दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति। तो दुनिया के जितने भी देश उनमें सैन्य शक्ति का आकलन करने वाली एक संस्था कौन सी? ग्लोबल फायर पावर। देखिए ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है जो कि दुनिया में यह पता लगाती है कि किस देश के पास में कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है। तो इसने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि जो भारत है वो दुनिया की चौथे सबसे बड़ी सैन्य शक्ति रखने वाला देश है, जो कि विश्व में भारत की बढ़ती हुई पहचान को इंगित करता है। इससे पता चलता है कि हम विश्व में अपने आप को मतलब कितना मजबूती के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को कितना मजबूत दिखा रहे हैं। इस सूची में शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे? सबसे पहले अमेरिका, दूसरा है रशिया और थर्ड है चाइना यानी तीसरा। तो इसके बाद में चाइना के बाद में हमारी जो विश्व की सैन्य शक्ति है, विश्व में हमारी जो सैन्य शक्ति है वो 4th नंबर पर आती है, 4th पोजीशन पर आती है। इसके अलावा भारत को नाटो का सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है, यानी बात चल रही है कि भारत को नाटो का भी सदस्य बना लिया जाए। और आगे इसमें विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो भारत को राजनीति के और कूटनीतिक सफलताओं के विभिन्न वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलनों में अपने हितों को प्रभावित तरीके से रखना तथा जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन हुए थे उसमें भी भारत ने अपनी प्रभावी रणनीति को स्पष्ट करना भी जो है प्रमुख है। उसमें भारत ने बता दिया कि हम जो है जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही जो है सीरियस है और हम चाहते हैं कि विश्व के सभी देश इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। भारत सभी दृष्टिकोण से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। तो इस समय पर कितने हैं जो सुरक्षा परिषद में, कितने स्थायी सदस्य हैं, कितनी हैं उनकी संख्या? तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो भारत सभी जितने भी मापदंड हैं, जितनी भी उसकी जो हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट, उन सभी को पूरा करता है, जिस पर कि विश्व के अधिकांश देशों ने भारत की बात पर सहमति व्यक्त की है। और कुछ ऐसे भी देश है जो कि मतलब नहीं चाहते कि हम सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो अब आगे हैं अन्य संबंधित क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, जैसे कि भारत ने अपने राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयासों से वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में 35 सदस्य देशों के रूप में अपनी सदस्यता प्राप्त की है। देखिए भारत भी क्या है, MTCR का अब सदस्य है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भारत ने जो MTCR की सदस्य ले लिया? हाँ बिल्कुल, भारत अब इसका भी मेंबर है, जिसे भारत की सुरक्षा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ISA। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है। 121 देश है इसमें, और इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम यानी पूर्ववर्ती गुड़गांव में, जो कि हरियाणा स्टेट में स्थित है। और वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का भारत का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ISA को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देखिए ये जो फैक्ट है आपको पेपर 1 में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 3 वर्षों में 8% से भी अधिक की वृद्धि को दर्ज किया गया है, और भारत ने जो है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। मतलब बहुत ही बड़े कह सकते हैं गर्व की बात है हम सभी इंडियंस के लिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो 8% से भी ज़्यादा अधिक दर से वृद्धि कर रही है, जो कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स की एक रिपोर्ट में यह
प्रथम प्रकाशित हुआ कि भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि 2050 तक 5% से ऊपर वृद्धि कायम रखने में समर्थ है। देखिए ब्रिक्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि केवल इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो कि 5% से ऊपर की वृद्धि कायम रख सकती है 2050 तक। भारत ने वर्ष 1991 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से सुधार किया है। आउटसोर्सिंग में भारत का उद्भव और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में नवीन कौशल भी विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को नई शक्ति प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे एनी बलवा सिल्वा। उन्होंने कहा था भारत के बारे में, उन्होंने भारत की एक टाइम पे बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और उन्होंने इस बारे में कहा था कि वह केवल भारत ही है जो कि ज्ञान आधारित समाज सहित एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण लंबी दौड़ में विश्व के आर्थिक हितों को बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। उन्होंने भारत की ऐसे कह के तारीफ की थी इस बात को, तो आप ये देख लेंगे अच्छे से। उन्होंने यह भी कहा था कि न केवल सस्ता श्रम बल्कि मानव संसाधनों की गुणवत्ता भी भारत के लिए लाभकारी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसको प्राथमिकता दी? तो आप देख सकते हैं और मतलब बता सकते हैं अच्छे से। मैं ऑप्शन देती हूँ, अमेरिकी गुट में शामिल होना, या फिर साम्यवादी गुट में शामिल होना, या फिर शांति का मसीहा बनना, या फिर गुट निरपेक्षता की नीति का अनुपालन करके अपना विकास करना। तो भारत ने पूरी तरह से जो ऑप्शन 4 है इसका ही अनुपालन किया, यानी गुट निरपेक्षता की नीति का अनुपालन करके अपने विकास पर ध्यान दिया, ना कि किसी गुट में शामिल होने पर। अब आगे इसमें प्रश्न 2, पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई है? ऑप्शन देती हूँ मैं। ऑप्शन 1 है लुक ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन 2 है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन 3 है लुक वेस्ट पॉलिसी, या ऑप्शन 4 है लिंक वेस्ट पॉलिसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 3 लुक वेस्ट पॉलिसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पश्चिम एशिया क्यों भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर हमें जो पश्चिम एशिया इतना महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन ए है सुरक्षा के हित के लिए, या फिर ऑप्शन 2 है आर्थिक हित के लिए, ऑप्शन 3 है राजनीतिक हित के लिए, ऑप्शन 4 ऊर्जा के हित के लिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, जो पश्चिम एशिया है वो हमारे ऊर्जा के हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से हमें क्रूड ऑयल या मतलब पेट्रोलियम वगैरह यहीं से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में सैन्य शक्ति स्तर पर कौन सा स्थान है? सभी को पता है, तो भारत का 4th स्थान है, 4था स्थान है। और किसने कहा कि भारत पश्चिम राजनीति का अग्रणी सदस्य बनने तथा महान राजनीतिक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सामर्थ्य रखता है? तो ये भी कथन हमने पढ़ा था, और ये कथन है किसका है? सी राजा मोहन जी का। तो ये आप ये अच्छे से याद रखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।